हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे। आज हम यूपीटीजीटी का 2005 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना मूल्यांकन करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग क्लास को आप एक बार लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे जिससे सभी को लाभ हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। ऑप्शन सी। गीतिका गीतिका के रचनाकार का नाम बताना है। तो गीतिका काव्य है सुमित्रानंदन पंत का, सॉरी निराला का। किसका है? निराला का। गलत हो गया। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निराला। इनका काव्य संग्रह है गीतिका। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? नामवर सिंह ने कौन सी रचना लिखी? तो इनका हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज लिखने वाले हैं नामवर सिंह। ऑप्शन बी। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का। भाषा और समाज रामविलास शर्मा। और ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज लिखने वाले नामवर सिंह हैं। इनकी और रचनाएं हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक, तो ये नामवर सिंह की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसमें काव्य दोष बताना है कि कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें हो जाएगा अधिक पदत्व दोष। ऑप्शन ए अधिक पदत्व दोष। फिर है कि पूछा है लोकोक्ति तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? तो कौन सी लोकोक्ति इस भाव को व्यक्त करती है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है? तो हो जाएगी ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण काव्य है ये। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी। पूछा है कि वयम रक्षामः की विधा क्या है? वयम रक्षामः उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री का लिखा हुआ उपन्यास है वयम रक्षामः। ऑप्शन डी। चतुर्सेन शास्त्री ने और भी उपन्यास लिखे। कौन कौन से? वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह राठौर, आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेध, अमर अभिलाषा, अपराजिता। 8वें नंबर का प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। फाड़ी नखन सब आतड़नि रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुखन पे हरस प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थाई भाव है? स्थाई भाव बताना है। तो इसमें होगा जुगुप्सा स्थाई भाव, क्योंकि इसमें विभत्स रस है और विभत्स रस का स्थाई भाव होता है जुगुप्सा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अजो तरोन्या ही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग। इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। तर्योना के दो अर्थ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। 11 नंबर का प्रश्न है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। आगे है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान लिखने वाले हैं सदल मिश्र। इन्होंने लिखा नासिकेतोपाख्यान। 13 नंबर का प्रश्न
वर्तनी बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताएंगे उज्जवल कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उज्जवल। दोनों जा आधा रहते हैं, उज्जवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा साहित्य है हमारे अज्ञे जी का। इन्होंने एक और लिखा था, एक बूंद सहसा उछली, और दूसरा अरे यायावर रहेगा याद। ये क्या है? यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान देंगे। कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये सभी इन्हीं के हैं। लेकिन मंटो मेरा दुश्मन, ये किसका है? ये अश्क का है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 16 नंबर पे। सूची 1 का और सूची 2 से हमें मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा क्या है? तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है शरद चंद्र पर। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य है डॉक्टर नगेंद्र का। और मेरा परिवार क्या है? रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी, परिप्रवास और साकेत, ये तीनों महाकाव्य हैं, लेकिन पल्लव महाकाव्य नहीं है। ठीक, पंत का पल्लव। कामायनी 1935, परिप्रवास 1914, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का, और पल्लव पंत जी का 1928 में। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इस पर कोई पुरस्कार मिला है इनको। क्या मिला है? सोवियत लैंड। फूल नहीं रंग बोलते हैं पर केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि पूछा है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट उत्पत्तिवाद सही है। संकुक अनुमितिवाद ये भी सही है। आचार्य मम्मट भुक्तिवाद नहीं, ये सही नहीं है। भुक्तिवाद किसका है? आचार्य भट्ट नायक का है। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सही हो जाएगा। लेकिन भुक्तिवाद किसका है? तो ये भुक्तिवाद है भट्ट नायक का। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? तो शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद, द्वैतवाद तो मध्वाचार्य का हो गया। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का हो गया, और अद्वैतवाद शंकराचार्य का हो गया। ठीक, तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन बनेगा सी। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यही कथन असत्य हो जाएगा। केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, ये कैसा पत्र था? तो उदंत मार्तंड जो था वो साप्ताहिक पत्र था। 1826 में प्रकाशित हुआ। जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर ने इसका संपादन किया कलकत्ता से। और ये कैसा था? तो साप्ताहिक पत्र था, और ये हिंदी का प्रथम पत्र है।
निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो राम की शक्ति पूजा पर कृत्तिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव है। बांग्ला का है ये कृत्तिवास रामायण, और इसी का राम की शक्ति पूजा पर सबसे अधिक प्रभाव है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरा सप्तक में नहीं पूछा है। शशधर हनप, शमशेर बहादुर आते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं, शकुंत माथुर आते हैं, हरिनारायण व्यास आते हैं, नेमीचंद जैन आते हैं, और भवानी भारभूषण अग्रवाल आते हैं। लेकिन मुक्ति बोध नहीं आते। मुक्ति बोध किस में आते हैं? मुक्ति बोध आते हैं हमारे तार सप्तक में, पहले तार सप्तक में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? पूछा है कि इन रचनाओं में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो वैदेही वनवास, पथिक भारत भारती, ये तीनों है, लेकिन रसक रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है? निबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का संपादन किया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है। किसने लिखा जय मयंक जस चंद्रिका? तो जय मयंक जस चंद्रिका लिखने वाले हैं मधुकर कवि। ठीक। और भट्ट केदार ने लिखा था जयचंद प्रकाश। इन्होंने लिखा जयचंद प्रकाश। नरपति नाग ने लिखा बीसलदेव रासो। और नल सिंह ने क्या लिखा? नल सिंह ने लिखा विजयपाल रासो। ठीक। और जयमंग जस चंद्रिका का उत्तर क्या होगा? मधुकर कवि है। ऑप्शन डी। संतन को कहा सीकरी सो काम, यह कथन किसका है? तो संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, ये कहने वाले हैं कुंभन दास। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो रामचरितमानस की रचना हुई है संवत 1631 में, 1574 ईस्वी में और संवत 1631 में। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग हो जाएगा सूची पत्र। किताब स्त्रीलिंग, संसद स्त्रीलिंग और गंगा स्त्रीलिंग। सूची पत्र क्या है? पुल्लिंग है। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो सु प्लस आगतम में हो जाएगी यण संधि, क्योंकि सु प्लस आगतम स्वागतम होगा, उ का वा बन जाएगा, तो यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी। जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। 35 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवयित्री कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन बी कवयित्री, कवयित्री शुद्ध होगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। गलत है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक स्वयं ही बहुवचन है। आपका पत्र धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो इसका हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही वाक्य शुद्ध है। ठीक। बाकी सभी अशुद्ध हैं। ऑप्शन सी। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति बतानी है। कौन सा लोकोक्ति है? अंक भरना, आस्तीन का सांप,
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो ऑप्शन सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो झूठा सच तो है, तमस भी भारत पाक विभाजन पर भी है, आधा गांव भी भारत पाक विभाजन पर है, लेकिन कर्मभूमि जो है वो विभाजन पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय ये किस विधा की रचना है? तो 11 वर्ष का समय जो है वो कहानी है, शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न आता है हमारा 41 नंबर का। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन। सिंहावलोकन यशपाल का। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। ठीक, ऑप्शन बी सिंहावलोकन यशपाल की। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये कथन गलत है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, पूछा है कि सैयद इब्राहिम किस कवि का उपनाम है? तो सैयद इब्राहिम रसखान का उपनाम था। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है घनानंद। रीतिकाल के मुक्तक कवि है घनानंद, इन्होंने लिखा। ये उन्हीं की पंक्ति है कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। 45 नंबर का प्रश्न देखेंगे। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो जूही की कली को, जो निराला की कविता है, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, इसमें अश्लीलता का आरोप लगा के। ये निराला की पहली कविता है, इसको इन्होंने वापस कर दिया था। फिर ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये जाकर प्रकाशित हुई थी मतवाला में। निराला ने इसे अपनी पत्रिका मतवाला में प्रकाशित किया था। ठीक, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री कौन है? तो चौथा सप्तक में संकलित होने वाली कवित्री हैं सुमन राजे। शकुंत माथुर दूसरे में आती हैं, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक में है और सुमन राजे चौथे सप्तक में है, लेकिन पहले सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, 1800 ईस्वी में, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। अब यहाँ पर वो नाम दिया नहीं है, जॉन गिलक्राइस्ट को ही हम लगा देंगे, लेकिन जॉन गिलक्राइस्ट तो वहां के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, ये इसके संस्थापक थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम ऑप्शन ए को लगाएंगे, जॉन गिलक्राइस्ट को। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, ये कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। महाकाव्य है ये किरातार्जुनीयम। ठीक, इसमें दिया है देखो कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। उनके ग्रंथ के आरंभ में स्त्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है।
ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द का प्रयोग होता है और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है। अगला 50 नंबर का प्रश्न, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? नैषधि चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो कीसी नई यानी कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये तीनों महाकाव्य आते हैं, लेकिन रघुवंशम बृहत्त्रयी में नहीं आता है तो ये भी महाकाव्य कालिदास का, लेकिन ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है, ये आता है लघुत्रयी में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 52 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आचार्य हैं लेखक, उनकी रचनाओं से उनका मिलान करना है। कालिदास की रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ की है शिशुपाल वधम, भवभूति उत्तर रामचरितम और दंडी का 10 कुमार चरितम। 2 3 4 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु समास, 5 वटों का समाहार हो रहा है द्विगु समास। 55 नंबर का प्रश्न है, इसको भी मिलान ही करना है। मिलान करते हैं, लकार और काल बताना है। तो लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार क्या है? भविष्यत काल। क्या हो जाएगा इसका? 2 3 4 1, इसका बनेगा ऑप्शन डी, 2 3 4 1। आगे आते हैं 56 नंबर के प्रश्न पे। अब लो नसानी अब ना नसई हूं, इस पद के रचयिता कौन है? तो अब लो नसानी उन्होंने ये पद कहा है। बावन नंबर के प्रश्न पर है बातचीत। हास के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना की गई भवभूति के उत्तर रामचरितम के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? तो न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, ये है आचार्य भामा का कथन। आगे आते हैं 60 नंबर का प्रश्न, विलोम बताना है। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ। द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। तो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी द्विज के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बताना है कि अकरोह, अकरोह रूप है किस लकार का, किस पुरुष और वचन का? तो अकरोह रूप हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये अ लगा है तो ये लंग लकार का हो जाएगा, भूतकाल का।
तो लंग लकार है बी में, बी ऑप्शन में। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, ऑप्शन एक सही होगा। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार है धनपाल जी, ऑप्शन सी। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो भिखारी दास का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कामायनी को, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श लिखने वाले हैं पद्मलाल पून्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कल सुनना मुझे, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए। निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी, ऑप्शन डी। हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंध कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घिसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। तो ये परसाई जी की कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव। इसमें से करबला किसका है? ये प्रेमचंद का नाटक है, बाकी तीनों प्रसाद जी के हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे प्रेमचंद। आगे आते हैं 72 नंबर के प्रश्न पर। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे मुकुटधर पांडे। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस रचनाकार की है? केशव कहीं न जाए का कहिए ये कहने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? तो कबीर आते हैं, दादू भी आते हैं, नानक भी आते हैं, लेकिन नंददास अष्टछाप के कवि हैं, ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए नंददास का नाम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है इतिहासकार और नामकरण से। शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी। इत्यादि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि इत्यादि।
मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप हो जाएगा मत्याह। मत्याह, मत्योह, मत्याम, एक वचन में हो जाएगा मत्याह। ऑप्शन बी। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की उपबोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? वीर गाथा काल की रचना कौन सी नहीं बताना है। संदेश राशक, जयमय जसचंद्रिका, आलखंड और भक्तमाल। तो भक्तमाल कहाँ की है? ये भक्ति काल की है। ऑप्शन डी। नाभादास का भक्तमाल भक्ति काल का। बाकी सभी वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य जी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। ऑप्शन बी। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। कुरुक्षेत्र और हुंकार किसकी है? दिनकर की। पवनदूत, पवनदूत है रामचरित उपाध्याय या फिर पवनदूत? हाँ, पवनदूत है शायद उनकी जगन्नाथ दास, नहीं, सत्यनारायण कविरत्न की है। यहाँ पे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो हरिऔध जी का है चोखे चोपदे। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये प्रसाद जी की कामायनी से लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। विभावानुभाव व्यभिचारी रस योगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी रस योगाद्रस निष्पत्ति प्रतिपादन करने वाले हैं भरत मुनि। कुवलयानंद, कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। अलंकार बताना है 89 नंबर के प्रश्न में। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिय दई नई हरीति। कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा असंगति अलंकार। कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार। आते हैं 90 नंबर के प्रश्न पे। आचार्य मम्मट ने कुल कितने काव्य गुण माने हैं? तो मम्मट ने कुल 3 काव्य गुण माने। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये इनके उद्भव और विकास का सही क्रम है। 92 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो अंधकार क्या है? तत्सम है। बताएंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो पराजय में। पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद है, शतदल है, सरसिज है, लेकिन अमीय नहीं है। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। आचार, आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम होगा अनाचार। ऑप्शन ए। आगे आते हैं हम। 97 नंबर का प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी आशा न की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उससे हो जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? अनुगृहित। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यही शुद्ध है, अनुगृहित। कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान है, ध्वज है, झंडा है, लेकिन प्रस्तर पताका का पर्यायवाची नहीं। प्रस्तर का पत्थर होगा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे चांद चाहिए लिखने वाले हैं सुरेंद्र वर्मा। ये उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। मुझे चांद चाहिए पर सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1996 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रचा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत प्रसाद जी की किस रचना में है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में है। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। रीतिकालीन कवि सेनापति। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो थे वो विठलनाथ के शिष्य थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? किसने कहा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे? तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है कि इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी विद्यापति को। इनकी और भी उपाधियां देख लेते हैं। कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राजपंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि और मैथिल कोकिल। ये इनके और भी उपाधियां इनको दी गई थी। और अभिनय जयदेव की उपाधि किसने दी थी? राजा शिव सिंह ने इनको दी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये तो सत्य है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सत्य है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सत्य है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, नहीं, पंत छायावाद के कवि हैं, यही ऑप्शन असत्य है। अब आते हैं 109 नंबर पर। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप क्या होगा? तृतीय द्विवचन, तृतीय द्विवचन हो जाएगा रामाभ्याम। रामेण रामाभ्याम, रामय रामाभ्याम हो जाएगा, ऑप्शन ए। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है वो प्रेमचंद के रंगभूमि का पात्र है। ठीक, रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 33 में, गबन 1931 में और मानस का हंस
ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, 1972 में आता है। पूछा है कि सूरदास किसका पात्र है, तो सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि का पात्र है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो बीसल देव रासो नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई ने लिखा, परमाल रासो जगनिक ने लिखा और खुमार रासो दलपत विजय ने लिखा। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, तो गुलाब इसमें है कला और संस्कृति का प्रतीक। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वो छंद कौन सा होता है, तो वो हो जाता है बरवय। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं, तो वो होता है बरवय छंद। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है, हानूस नाटक लिखने वाले हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है, तो आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। संसद से सड़क तक ये रचनाकार कौन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल जी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, भूषण, रीतिकालीन कवि भूषण, जो वीर रस के कवि हैं, इन्होंने लिखा शिवा बावनी। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है, 4 लेखिकाएं हैं, इनमें से कौन कथाकार नहीं है, तो कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृणाल पांडे, ये तीनों कथाकार हैं, लेकिन निर्मला जैन कथाकार नहीं है। आगे देखते हैं, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की, क्या लिखा है यहाँ पर, ये तो कट गया है यहाँ पर, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, क्या समीक्षा प्रस्तुत की गई है, तो त्रिवेणी किसका है, त्रिवेणी लिखने वाले हैं शुक्ल जी। 3 कवियों की समीक्षा की है इन्होंने, तो वो कौन कौन से कवि हैं, तो वो हो जाएंगे जायसी सूर तुलसी। ठीक, कबीर को इन्होंने स्थान नहीं दिया है, जायसी सूर तुलसी, त्रिवेणी में इन्हीं 3 कवियों की समीक्षा की। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, राजा निर्वंशिया कहानी लिखने वाले हैं कमलेश्वर। निर्वेद, निर्वेद स्थायी भाव किस रस का है, तो निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप बताना है, जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा, तो हो जाएगा जगत्ते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, चतुर्थी एक वचन जगते। 125 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखेंगे, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो कलई खुलना का अर्थ होता है भेद प्रकट होना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है, इसको हमने अच्छे से
सारा व्याख्यात्मक रूप से हमने इसको सॉल्व किया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी अपना मूल्यांकन किया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जो त्रुटियां हों या कुछ सुधार करना हो तो उसका भी सुझाव जरूर देंगे। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।